नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है। इस टॉप 20 क्वेश्चन में बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन रहेंगे आपके प्राइमरी लेवल के अकॉर्डिंग। अगर देखा जाए तो मेरे सभी प्यारे प्यारे मित्रों की प्यारी प्यारी बहनें, प्रत्येक गृहिणी का वेलकम, अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों मैं आपके साथ जयसवाल सर यानी विजय जयसवाल शुरुआत करेंगे। क्लास नंबर आपके है 37 है और इसके पिछले क्लासेज अगर आपने नहीं देख पाया है किसी कारण के वजह से या पहली बार विजिट किए हैं तो आई बटन पर लिंक आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रत्येक क्लास अटेंड कर सकते हैं। बाकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा प्रत्येक क्लास का, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे 101% श्योर एंड प्योर है। और ये केवल कहने की बात नहीं है, जब आप तैयारी करेंगे तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। सिलेक्शन का अर्थात तात्पर्य है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी चल रही है। जब तैयारी फुल होगी, प्रिपरेशन फुल होगा तो सिलेक्शन अवश्य मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथम प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जो जल का स्तर है, यहाँ पे जाल मिसप्रिंट हुआ है, जल का जो स्तर है वह बढ़ जाएगा, घट जाएगा, एक समान रहेगा या इनमें से कोई नहीं रहेगा। तो एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जो जल का स्तर है वह क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। देखिए अगर ये गिलास आपका बना हुआ है, ठीक है, और इस गिलास में क्या है, एक गिलास पूरा जो है जल भरा हुआ है। इस जल में थोड़ा एक चुटकी नमक डाल दिया जाता है। जब एक चुटकी नमक डालेंगे तो इस पर लगभग कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक समान ही रहेगा। क्योंकि साथियों आयतन ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि पानी की अपेक्षा नमक की मात्रा नगण्य बहुत कम है, इसलिए जल स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरा प्रश्न है प्यारे मित्रों, वर्षा के होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? शोधन की, वाष्पीकरण की, संघनन की या वाष्पीकरण और संघनन दोनों की? साथियों वर्षा के होने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह साथियों होती किसकी? वाष्पीकरण संघनन दोनों की होती है। किसकी होती? वाष्पीकरण तो होगा लेकिन उसके लिए संघनन होगा, पानी का इकट्ठा होना भी जरूरी है, तभी तो वर्षा बूंदे के रूप में आती हैं। जल चक्र में समुद्र एवं नदियों का जल वाष्पीकृत होकर ऊपर उठ जाता है, जहाँ संघनन की क्रिया द्वारा वर्षा के रूप में जल पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। तीसरा प्रश्न है साथियों, और आपको सभी लोग जानते हैं टॉप 20 ये MCQs रहते हैं, साथ ही साथ हम 10 से 15 प्लस एडिशनल करवाते हैं। जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, बिंदु होते हैं एग्जाम के डर से, वो एडिशनल हो जाता है। वैसे देखा जाए तो ये लगभग दोस्तों 30 प्लस क्वेश्चनों की क्लास हो जाती है, लेकिन MCQs हम 20 ही करते हैं और उनसे रिलेटेड जो है वन लाइनर हम 10 से 15 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि हमें प्रिपरेशन करना है, क्वेश्चन को बढ़ाना नहीं है। जितना हो सके क्वेश्चन को करना, उनसे रिलेटेड एडिशनल जो होते हैं जानकारी उनको भी साथ ही साथ प्रिपेयर करते जाना है, अपने माइंड में रिपीट करते जाना है। तीसरा प्रश्न है, एक ताज़ा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है, ट्राई भी कर सकते हैं, ठंडी का मौसम है, लेकिन नमक के समतप्त विलयन में तैरता रहता है, इसका कारण क्या है? देखिए एक ताज़ा अंडा लीजिएगा, अगर पानी गिलास में डालिए, और जब पानी गिलास में डालेंगे तो आप लोग देखेंगे कि अंडा जो है ऊपर क्या होगा, शुद्ध पानी में डूब जाएगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर उसमें नमक का विलयन बना दिया जाए तो फिर अंडा जो है तैरने लगता है। इसका कारण क्या है? नमक के पानी का उच्च घनत्व बढ़ जाता है, इसलिए अंडे का भार जो होता है उसको पानी के अंदर नहीं प्रवेश कर पाता, घनत्व बढ़ जाने के कारण, क्योंकि नमक के समतप्त विलयन में यह तैरता रहता है। बाकी सिंपल पानी में यह आपका आसानी से डूब जाएगा। कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है, किस पर किया जाता है? डामर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, औषधियों में या ड्राई क्लीनिंग में किया जाता है। साथियों आप सभी लोग जानते होंगे, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, और मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का सभी का अभिनंदन है TT फैमिली पर। कच्चे तेल का उपयोग साथियों प्लास्टिक बनाने में भी होता है, डामर बनाने में भी होता है, औषधि में भी होता है, या पेंट बनाने में, ड्राई क्लीनिंग, इन सभी में जो है कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है। डामर, प्लास्टिक, पेंट, औषधियाँ बनाने में किया जाता है, और कपड़े धोने में भी क्लीनिंग के रूप में भी तेल का प्रयोग किया जाता है।
कुछ पदार्थों में जो मौजूद अम्ल है उनसे संबंधित का जान लेते हैं। ये आपके अम्ल दिए गए हैं और ये आपके पदार्थ दिए गए हैं। तो लैक्टिक अम्ल में खट्टा दूध और दही में होता है। टार्कटिक जो अम्ल होता है इमली, कच्चा अंगूर, कच्चा आम में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर और पालक में होता है। मेलिक अम्ल आपके सेव में होता है। साइट्रिक अम्ल नींबू, संतरा, मौसमी आदि में होता है। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक पर होता है। कार्बनिक अम्ल कोल्ड ड्रिंक पर होता है। ये अगर एग्जाम में आएगी कोल्ड ड्रिंक में कौन सा अम्ल होता है, तो कार्बनिक अम्ल होता है। और मूत्र जो होता है, मानव मूत्र जो होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, बारिक अम्ल होता है। 5वां प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन या कौन सा सही दिया गया है। रासायनिक अभिक्रियाएं उत्तमणीय होती हैं। सभी रासायनिक प्रक्रियाओं के दौरान ऊर्जा का अवशोषण करती हैं। यहाँ पे ऊर्जा लिखा हुआ है। रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक बंधों का टूटना व बनना होता है या उपयुक्त सभी। देखिए साथियों, अगर हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में कि रासायनिक अभिक्रिया में रसायनों का बंधों का टूटना और बनना होता है, केवल यही रासायनिक है। जो रासायनिक बंध होते हैं उनका टूटना और बनना ही होता है। 6ठा प्रश्न जो स्क्रीन पर है आप लोगों को, यहाँ पे आप लोग टॉप 20 में से अपना अपना फीडबैक करें। मैं पहले ही बता चुका हूँ बेस्ट क्लास और स्पेशल क्लास है, इसलिए प्रत्येक प्रश्न को अटेंड कीजिएगा। धातु के अमलगम में दूसरा तत्व नहीं होता है। यह धातु के अमलगम में दूसरा तत्व होता है, कौन सा होता है? कार्बन, सोडियम, सोना या पारा? सभी लोग कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो धातु के जो अमलगम में दूसरा तत्व जो शामिल होता है वह होता है साथियों पारा की बात करेंगे। डी ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न दिया गया है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 2 है तो वह दुर्बल अम्ल होगा, दुर्बल क्षार होगा, प्रबल अम्ल होगा या प्रबल क्षार होगा। साथियों सभी लोग जानते हैं जिसका मान pH 2 है और उदासीन pH मान कितना होता है? 7 होता है। 7 से कम अम्ल और 7 से अधिक क्षारीय होता है। तो किसी विलयन का pH 2 मान है तो वह प्रबल क्या आ जाएगा? अम्ल कहला जाएगा। क्या कहलाएगा? प्रबल अम्ल कहला जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जल का pH मान 7 होता है। ना जल क्षारीय होता है ना ही अम्लीय होता है। 7 से pH माने वाले जो विलयन होते हैं उनको अम्लीय कहा जाता है और 7 से अधिक pH विलयन जो होता है वह क्षारीय कहा जाता है। और रसायन, जीव विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान में कई अनुप्रयोग में pH मान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और पदार्थ और इनके pH मान भी जान लेते हैं, क्योंकि ये भी प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं कि पदार्थों के pH मान कितना है। नींबू का pH मान 2.2 होता है। सिरका का 4 होता है। मानव मूत्र का 4.8 से 8.4 होता है। कॉफ़ी का 5.0 होता है। कोल्ड ड्रिंक्स का 6.6 होता है। जठर रस का 1.2 होता है और दूध का 6.5 होता है। यहाँ पे दूध लिखा हुआ मिसप्रिंट हुआ है। शुद्ध पानी 7 होता है। कोई स्वाद नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहा गया है? उदासीन कहा गया है। अगला है लार खाने से पहले। ध्यान दीजिएगा, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण, ये अंडरलाइन है। अगर हम जो खाने के पहले अगर लार का pH मान देखेंगे तो 5.8 होगा और खाने के बाद जो है यह 7.4 हो जाता है। रक्त जो है 7.4 और आंसू, ये तीनों 7.4 आपके होते हैं। किसकी? pH मान की बात करेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 होता है। टूथपेस्ट का जो pH मान होता है 8 होता है। ये ध्यान दीजिएगा टूथपेस्ट, क्योंकि सभी सुबह उठते ही हम टूथपेस्ट करते हैं, इसके बाद चाय नाश्ता ब्रेकफास्ट होता है, तो टूथपेस्ट का pH मान 8 होता है, याद रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर है कि हल्दी का भी प्रयोग अम्लीयता और क्षारीयता में करने के लिए होता है। क्षार जो होता है हल्दी को लाल कर देता है और अम्ल हल्दी के रंग को बदल देता है। ये दोनों आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, पीने के पानी में रोगाणुनाशक क्यों डाला जाता है या रोगाणुनाशक डालते हैं? कौन सा रोगाणुनाशक डालते हैं? कई बार रिपीट कर चुके हैं। जो पिछली क्लासेज अगर आपने पिछले ईयर की हमारी देखी होगी
ये कुछ कुछ क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। पीने के पानी में रोगाणुनाशक जो डाला जाता है पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन डाला जाता है। बहुत सारे कमेंट आते हैं सर क्लास कब से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्लास ये रिवीजन ही चल रहा है आपका, ठीक है, इसलिए प्लेलिस्ट ज्वाइन करें, प्रत्येक क्लास अटेंड करें और न्यू ईयर से आप अपनी जो है स्पेशल तैयारी होगी क्योंकि बहुत ही कम समय बचने वाला है। और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की बात करेंगे और क्लोरीन Cl की बात करेंगे। 9वां प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं दिया गया है। वायुयान उड़ते हैं, वायु में भार होता है, वायु स्थान गिरती है, वायु में रंग होता है। देखिए सभी लोग जानते हैं वायु कैसा है, रंगहीन गैस है। वायु कैसा होता है, रंगहीन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, या कलरलेस कहते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया गया वायु में रंग होता है, तो यह संबंध हमारा सही नहीं दिया गया है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। रासायनिक, नाभिकीय, प्रकाश, चुंबकीय। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सभी लोग जानते हैं सौर सेल द्वारा जो है प्रकाश ऊर्जा। सौर सेल में कौन सी ऊर्जा आती है, सौर, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, तो वह प्रकाश ऊर्जा की बात हो जाएगी, ठीक है। प्रकाश की ऊर्जा को एकत्रित करके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और इसका जो उपयोग कैलकुलेटर और घड़ी आदि यंत्रों पर किया जाता है। पानी में से अशुद्ध दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करने की जो क्रिया को क्या कहते हैं, यह क्रिया कहलाती है मिश्रण मिलाना होता है, लेकिन यहाँ पे अलग करने की बात करेंगे। पृथक्करण, देखिए सबसे अलग अलग होती हैं, तो पृथक्करण की हो सकता है यहाँ पे। छानने भी कुछ चीज़ें आएंगी लेकिन सभी नहीं होगा। और यहाँ पे दिया गया ऊर्ध्वपातन। देखिए पृथक्करण, पानी में शुद्ध हम पृथक्करण से ही करेंगे। दही से मक्खन जब पृथक्करण करेंगे उसको दही मथेंगे तो निकलेगा, और गेहूं से छोटे कंकड़ पृथक्करण मतलब अलग करना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऊर्ध्वपातन वह क्रिया है जिसमें ठोस बिना द्रव से अपरिवर्तित हुए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाए, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे फॉर एग्जांपल कपूर, इसे जो ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प में हो जाता है, ठोस रूप में होता है सीधे वाष्प में हो जाए। और सभी लोग जानते हैं कहला है, पहले क्या होता है, अगर बात करें क्रम की बात करें, ठोस अवस्था, फिर होती है द्रव अवस्था, इसके बाद होती है आपकी गैसीय अवस्था। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है। साथियों जो अणु होते हैं, तो पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम कम से कम होती है। कम से कम होगी यानी अणु पास पास होंगे, जब अणु पास पास होंगे मतलब चिपके हुए होंगे मतलब ठोस होंगे, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और बढ़ती हुई दूरी के क्रम में होती अवस्था ठोस, द्रव और गैस। अगला प्रश्न है, दूध से दही का बनना, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तापीय परिवर्तन, नाभिकीय परिवर्तन। बहुत सारे दोस्त देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं एग्जाम टाइम पर। तो दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है वह रासायनिक परिवर्तन होगी। रासायनिक परिवर्तन वह दोस्तों दूध से दही बन जाना, लेकिन दही से फिर वह दूध नहीं बनना, वह कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। एक आपका कर दे लेकिन वही चीज़ फिर से दोबारा करने की उसी से कोशिश करें तो वह नहीं होता, वह कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। यानी नए पदार्थ की प्राप्ति होती है परंतु नए पदार्थ से पुनः मूल पदार्थ की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार दूध से दही बनने की प्राप्त हो सकता है परंतु दही से फिर दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, ड्यूटेरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है। हीलियम का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। आप सभी लोग जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं हम। साथियों हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की। ड्यूटेरियम दोस्तों है किसका समस्थानिक है, हाइड्रोजन का है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है 1H1 प्रोटियम, एक होता है 1H2 ड्यूटेरियम और एक होता है 1H3 टाइट्रियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइट्रियम, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन कहलाती है। तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की जो संख्या का योग होता है वह हमारी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। पहला ऑप्शन साथियों यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप आप लोग प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे।
परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग को द्रव्यमान या मास नंबर कहा जाता है। शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा, अगर आपने साइंस ग्रुप से रहे होंगे 11th 12th में भी पढ़ा होगा। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रक में स्थित होते हैं। परमाणु में मुख्यतः 3 प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है और न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। तो उदासीन कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है, क्वथनांक या उबलना और वाष्पीकरण में अंतर क्या होता है साथियों? देखिए, क्वथनांक जो होता है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान हो जाएगा, लेकिन क्वथनांक नहीं होता। क्वथनांक एक निश्चित होता है। किसी भी पदार्थ का, किसी वस्तु का, मान लीजिए वह 80 डिग्री पर उसका क्वथनांक या उबलता है, जैसे हमारा जल है 100 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो 100 डिग्री पर ही उबलेगा। लेकिन वाष्पीकरण आप देखते होंगे गर्मियों में भी होता है, ठंडी के मौसम में भी होता है, बरसात के मौसम में भी होता है। ठीक है, तो वाष्पीकरण के लिए यहाँ पे तापमान निश्चित नहीं होता, लेकिन क्वथनांक के लिए तापमान निश्चित है। इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2-3 प्रश्न है, इनको भी कंप्लीट करते हैं और इस क्लास को भी कंप्लीट करते हैं। एक किसान दाने को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है यह क्या कहलाएगा? देखिए, किसान हैं, आप सभी लोग जुड़े हुए हैं हम, ठीक है, किसान से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारत हमारा कृषि प्रधान देश कहलाता है और राज्य भी हमारा कृषि प्रधान ही राज्य कहलाता है। ठीक है, इसकी अगर बात करें, थ्रेशरिंग की बात करेंगे। थ्रेशरिंग के द्वारा जो है किसान दाने को भूसे से अलग करना चाहता है और यह प्रक्रिया थ्रेशरिंग ही कहलाती है। और कोई भी प्रक्रिया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। रेखा की माँ खालिस्तान किसके लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है? किसके लिए डाल सकती है? तो दोस्तों, जो हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, हल्के हो जाएगा। ठीक है, हल्के निलंबित अपद्रवों को अवसादित करने के लिए रेखा की माँ जो है रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है, जो भी हल्के निलंबित अपद्रव हों वह अवसादित हो जाएं। अगला प्रश्न है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? सभी लोग देखिए, वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, ये 4 में से यही आपके क्रम को अदला बदला गया है, लेकिन निश्चित क्रम कौन होगा? रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया की बात करेंगे। 4 में से जो उपयोग किया जा सकता है, पहले होगा निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, फिर बाद में अवसादन। ये 4 हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। टॉप 20 में से 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम क्लोराइड? सभी लोग कमेंट करेंगे, आप लोग देखते होंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपसे बन भी रहा होगा, मुझे पता भी है। फीडबैक करें, कमेंट करें कि कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और टॉप 20 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है? प्रत्येक भाई बहन, गणित शिक्षक बंधु, अध्यापक अध्यापिका, शिक्षक शिक्षिका का कमेंट क्या है, फीडबैक क्या है? प्रिपरेशन एग्जाम के पहले तैयारी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक प्रश्न का कमेंट करना, फीडबैक करना, अपने आप को एक पॉजिटिव पॉइंट में लाना, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। आई होप प्रत्येक क्लास आप लोग अटेंड कर रहे होंगे। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्रत्येक क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है। और मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों।